फेज इंडक्शन मोटर या 3 फेज इंडक्शन मोटर? हम यहाँ पढ़ रहे हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर, यानी कि सप्लाई वोल्टेज कैसी है? 3 फेज एसी सप्लाई। सप्लाई किसे दी जा रही है? फील्ड वाइंडिंग को। किसे नहीं दी जा रही? आर्मेचर वाइंडिंग को कोई सप्लाई नहीं दी जा रही। तो आर्मेचर वाइंडिंग कैसी दिखती है? आर्मेचर वाइंडिंग बेसिकली एक शॉर्ट सर्किटेड लूप की तरह है, जिसको किसी भी तरह की कोई वोल्टेज नहीं मिल रही। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, तो फील्ड वाइंडिंग को 3 फेज एसी क्यों दिया तुमने? फील्ड वाइंडिंग को 3 फेज देने का एक ही रीजन है, ताकि वो मूविंग यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना सके। ठीक, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने का क्या रीजन है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने का ये रीजन है कि जब मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगी वो अपना एक्सिस चेंज करेगी। यस, यस मैम। मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कैसे करती है? अपना एक्सिस चेंज कर करके ना। हाँ, अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब चुपचाप पड़े हुए आर्मेचर वाइंडिंग के क्रॉस रोटेट करेगी तो फ्लक्स कटेगा। फ्लक्स कटेगा तो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर अपने आप ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। एंड क्योंकि ये आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड लूप है, क्लोज लूप है, इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से उस आर्मेचर वाइंडिंग के लूप के अंदर क्या आ जाएगा? इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। इस वजह से ये आर्मेचर वाइंडिंग बन जाएगा इंड्यूस्ड करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि कहाँ पड़ा है? विच इज प्लेस्ड इन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और उस पे क्या लगेगा? आर्मेचर कंडक्टर पे टॉर्क लग जाएगा और मोटर घूमना शुरू कर देगी। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है। आप पूछोगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करे तो किस स्पीड से करती है? सिंक्रोनस स्पीड से। ठीक है। अच्छा, अब फिर हमने कहा कि अच्छा टॉर्क लगना शुरू हो गया तो रोटर मूव करना शुरू हो गया। तो रोटर की स्पीड से मूव करता है, रोटर की स्पीड को एनआर कहते हैं। अच्छा, अब और रोटर की क्या चाहता है? रोटर रोटर का एक ही डिजायर है, सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंचना। रोटर वांट्स कि उसका एनआर इक्वल टू हो जाए एनएस के। यस, यस मैम। लेकिन ऐसा क्या हो पाता है? नहीं हो पाता। नहीं हो पाता क्यों? क्योंकि क्योंकि जैसे ही रोटर और सिंक्रोनस स्पीड सेम, रोटर और मैग्नेटिक फील्ड सेम स्पीड पे होते हैं, उनकी रिलेटिव स्पीड 0 हो जाती है। हाँ या नहीं? जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड और रोटर सेम स्पीड पे आते हैं, उनकी रिलेटिव स्पीड 0 हो जाती है। यस, यस मैम। रिलेटिव स्पीड 0 होने की वजह से कोई फ्लक्स नहीं कटता। फ्लक्स नहीं कटता तो रोटर में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता तो कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं आते। एंड इंड्यूस्ड करंट नहीं होते तो रोटर पे टॉर्क लगना बंद हो जाता है। तो बेसिकली एकदम से ब्रेक लगती है और रोटर रिटार्ड हो जाता है, यानी उसकी स्पीड तुरंत कम हो जाती है एकदम से। तो बेसिकली the microsecond it attains the speed of magnetic field, यानी जिस माइक्रोसेकंड पे nr इज इक्वल टू ns होता है, उसी माइक्रोसेकंड पे ही ब्रेक लग जाती है, टॉर्क 0 हो जाता है और nr की स्पीड एकदम से ns से लेस हो जाती है। तो nr कभी भी ns पे पहुंच ही नहीं पाता, पहुंचते ही ब्रेक लग जाती है, तो कभी भी ns पे नहीं पहुंच पाता। इज दैट क्लियर? यस मैम। बाकी लोग सुन रहे हैं? यस मैम। इस यस वजह मैम। से इस वजह से इसे एसिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है। फटाफट ये पॉइंट पढ़ें जरा 10 सेकेंड्स में, दिस पॉइंट। डन मैम। डन? बाकी लोग?
Done, ma'am. Done, ma'am. डन, ठीक है, बढ़िया। अब मैं आगे चलती हूँ। मैंने आपसे फिर बात की थी कि यार सारा का सारा जादू इस रिलेटिव स्पीड का। किस रिलेटिव स्पीड का? द रिलेटिव स्पीड बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर। ये रिलेटिव स्पीड क्या होती है? ns माइनस nr। इसका नाम क्या होता है? स्लिप। जब तक ये रिलेटिव स्पीड नॉन जीरो रहेगी आपकी मोटर चलेगी। द मोमेंट दिस रिलेटिव स्पीड बिकम्स जीरो, यानी ns माइनस nr जीरो हो जाता है, यानी nr इज इक्वल टू ns हो जाता है, आपकी मोटर पे टॉर्क लगना बंद हो जाता है। यस, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो रिलेटिव स्पीड है स्लिप, इसकी बड़ी महानता है। मैंने आपको पहले तो ये बताया कि इसको फ्रैक्शनल स्लिप के नाम से ज्यादा प्रेफर किया जाता है, यानी पेपर में आपसे पूछा जाएगा तो आप फ्रैक्शनल स्लिप निकालोगे। ये बात हमारी कल हो गई थी, हमने न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। यस, हाँ मैम। ठीक है। अच्छा, मैं आगे चलती हूँ और मैं आपको एक हल्का सा रिवीजन देती हूँ, हमने कल क्या बात की थी। मैंने आपको बताया था कि इस रिलेटिव स्पीड यानी स्लिप की बड़ी महानता है, इसका इफेक्ट हर जगह पड़ता है। कैसे? मैंने बताया थे 3 केस। जो आपकी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, अगर आप अगर आप एफ हर्ट्ज की एसी वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट की फ्रीक्वेंसी एफ डैश क्या होगी? एस एफ। ये याद है? Yes, ma'am. ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि डिपेंडिंग अपॉन स्लिप ये एफ डैश अपनी वैल्यू चेंज करता रहेगा, यानी कि जब स्लिप की वैल्यू 1 है तो एफ डैश क्या हो जाएगा? Yes. एफ ही। जब स्लिप की वैल्यू कुछ 0 और 1 के बीच में है तो एफ डैश भी उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। Yes, ma'am. और अगर स्लिप की वैल्यू 0 है, यानी बेसिकली स्लिप की वैल्यू 0 मतलब एनआर की स्पीड क्या हो गई? एनआर NSK. क्या हो गया? एनएस हो गया। तो Okay. उस टाइम पे क्या फ्रीक्वेंसी होगी इंड्यूस्ड Zero. ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की? 0। Zero. क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. ठीक है। इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखिएगा प्लीज। इसी पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल देखिएगा 14.4, जरा फटाफट इसे कंप्लीट कीजिए। Ma'am, synchronous speed 1500. हाँ, मैं दिखा देती हूँ। सिंक्रोनस स्पीड 1500 आ रही है और रोटर स्पीड सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है? अभी सॉल्व नहीं करेंगे। करो करो जल्दी करो। 1440. 1440, राइट? बढ़िया। Yes, ma'am. और रोटर फ्रीक्वेंसी व्हेन रोटर रन्स एट 600 आरपीएम। अब क्या करोगे? And S की वैल्यू ये डल जाएगी 6. नहीं नहीं, एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। Yes, ma'am. एस की वैल्यू तो 600 आरपीएम के लिए निकालोगे। पहले कितनी आ रही है बताओ? फ्रैक्शनल स्लिप। कौन सा पॉइंट कर रहे हो? मैं थर्ड बोल रही हूँ, तुम कौन सा कर रहे हो? सेकंड कर रहे हो क्या? No, ma'am, थर्ड ही बोल रही थी थर्ड ही मैं. ना? ठीक।
बाकी लोग कर रहे हैं ये। 1440 आ गया आंसर, सेकंड का आंसर 1440 आ गया। हाँ मैम, वो तो आ गया था, थर्ड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी लोग। यस मैम, आ गया 1440। ठीक है, अब थर्ड पार्ट करो। आपको पता है रोटर फ्रीक्वेंसी एफ डैश क्या होगी, एस एफ। तो एफ तो आपको दे रखा है 50 हर्ट्ज, एस निकालो, कितना आ रहा है एस? 0.6। 0.6, बहुत बढ़िया। तो इस एफ डैश कितनी हो जाएगी? मैम ये एफ डैश हो जाएगी 0.6 इंटू 50, 30 आ हाँ, जाएगा इसका। 30 हर्ट्ज। डन है सबका ये क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, तो आप लिख लीजिए अपने पास, एफ डैश को दो नामों से जाना जाता है। एफ डैश इज स्लिप फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, एफ डैश इज रोटर फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। लिखो, पहला नाम लिखो रोटर फ्रीक्वेंसी, एफ डैश का पहला नाम लिखो रोटर फ्रीक्वेंसी, दूसरा नाम लिखो स्लिप फ्रीक्वेंसी। लिख लिया? कशिश माइक बंद करो अपना। यस मैम, एक मिनट। पहला पॉइंट लिख लिया स्लिप फ्रीक्वेंसी, दूसरा पॉइंट लिख लिया रोटर फ्रीक्वेंसी, तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा नाम लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। frequency of rotor induced EMF and induced current. डन मैम। डन। ये चीज हो गई हमारी खत्म। अब रह गई दो छोटी सी चीजें, फटाफट उन्हें भी खत्म करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। देखिए, जिंदगी में आपके साथ कभी आपने देखा होगा, ऐसा हुआ हो, आप फैन ऑन करते हो, फैन को स्विच ऑन किया, फैन लेकिन एक जर्क खाता है लेकिन चलता नहीं है। कभी देखा है किसी ने ऐसा होता हुआ? हाँ मैम। यस मैम। दूसरा एग्जाम्पल, एसी ऑन करते हो, एसी ऑन हो जाता है पर एसी गर्म हवा फेंकता रहता है। आपके घर में स्प्लिट एसी है, वो ऑन हो जाता है लेकिन गर्म हवा फेंकता है। तो आप जाके पीछे मशीन को देखते हो कि यार वो मशीन चली या नहीं चली, तो पता चलता है मशीन का पंखा ऑन ही नहीं हो रहा। जो पीछे मशीन होती है ना स्प्लिट एसी की, हाँ हाँ, यस वो मैम। ऑन नहीं हो रही। ठीक है, क्या रीजन है इसका? इसका ये रीजन है कि जो मोटर की इंडक्शन, जो फैन की इंडक्शन मोटर है, जो एसी की इंडक्शन मोटर है, वो स्टार्ट ही नहीं हुए। उनमें स्टार्टर की प्रॉब्लम है। स्टार्टर कौन है उधर? कैपेसिटर, कंडेंसर बोलते हैं जिसे। कंडेंसर खराब होता है। हर मोटर को शुरुआत स्टार्ट करने के लिए, सेफली स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की जरूरत होती है। ठीक है, तो आपके फैनों में तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती हैं और उनको स्टार्ट करने के लिए तो कैपेसिटर चाहिए होता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए क्या स्टार्टर चाहिए होता है? ठीक है, पहले ये देखिए कि स्टार्टर क्यों चाहिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर को। थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है, अगर देखिए, अगर वो 2 किलोवाट से कम मोटर है, छोटी पावर की मोटर है, 2 किलोवाट से कम वोल्टेज की मोटर है, तो आप उसे नॉर्मली ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर हैवी है, यानी कि वो 2 किलोवाट से ज्यादा पावर खाती है, उस केस में एक स्टार्टर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी थ्री फेज इंडक्शन मोटर हैवी है, 2 किलोवाट से ज़्यादा पावर खाती है, और आपने उसे बिना स्टार्टर के ऑन कर दिया, तो वो जैसे ही आप उसे स्विच ऑन करोगे, वो इनिशियली एकदम बहुत ज़्यादा करंट सप्लाई से खाने की कोशिश करेगी। अगर उसने बहुत ज़्यादा करंट सप्लाई से खाया स्विच ऑन करते ही, तो क्या होगा कि
आपकी बाकी सारी लाइट्स या तो ब्लिंक करनी शुरू हो जाएंगी या डिम हो जाएंगी, पंखे की स्पीड स्लो हो जाएगी। समझ रहे हो? यानी बेसिकली बाकी चीजों को करंट कम मिलना शुरू कर देगा, इनसफिशिएंट करंट मिलेगा बाकी की चीजों को। क्यों? क्योंकि आपकी हैवी मोटर ने 2 किलोवाट की ज्यादा मोटर ने ज्यादा करंट खाने की कोशिश की है। समझ आ गई बात? यस मैम। ठीक है, तो इसीलिए रोल ऑफ स्टार्टर, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। रोल ऑफ स्टार्टर क्या है कि टू लिमिट द इनिशियल रश ऑफ करंट, जो इनिशियल स्टार्टिंग करंट आता है ना, जैसे आप मोटर को ऑन करते हो वो बहुत ज्यादा हो जाता है, टू अवॉइड दैट कि वो ज्यादा मोटर बहुत ज्यादा करंट ना खाए कि बाकी लाइटें पंखे डिम हो जाए, ठीक, तो उस करंट को कंट्रोल करने के लिए स्टार्टर लगता है। दूसरा रीजन क्या है? टू प्रोवाइड ओवरलोड एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, कि मोटर को वोल्टेज कम मिल रही है या मोटर की वजह से बाकी अप्लायंसेस को वोल्टेज कम मिल रही है, इस चीज से प्रोटेक्शन करने के लिए भी आपका स्टार्टर यूज किया जाता है 3 फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर। क्लियर है बात? यस मैम। यस ठीक है, तो एक तो ये रीजन हो गया, ये 2 नंबर का था। अब स्टार्टर यूज करना है तो कौन सा करना है? देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कई स्टार्टर आते हैं। हमें वो नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ एक स्टार्टर पढ़ना है जो कि 2 किलोवाट से कम की 3 फेज इंडक्शन मोटर पे चलता है। वो स्टार्टिंग प्रोसीजर क्या है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग या DOL स्टार्टर भी बोलते हैं उसे, DOL स्टार्टर या डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये किस लिए होता है? 2 किलोवाट से कम की मोटर के लिए। इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता, मोटर को सीधा ऑन कर दो। एक स्पेशल स्विच होता है मोटर ऑन करने के लिए, ऑफ कोर्स नॉर्मल स्विच नहीं होता है, 3 पॉइंट स्विच होता है, जैसे एमसीबी होता है ना। एमसीबी एकदम से ऑन नहीं होता, अगर आप धीरे से ऑन करो तो एमसीबी पहले एक पोजीशन पे जाता है, बीच वाली पे, फिर दूसरी पोजीशन पे जाता है ना। हाँ। वैसे ही एक 3 पॉइंट स्विच होता है मोटर का, वो स्विच होता है, उसे ऑन करना होता है। तो आप डायरेक्टली उस स्विच को ऑन कर दीजिए, मोटर चल पड़ेगी। ठीक है, ये किस लिए होता है? 2 किलोवाट से कम की मोटर के लिए होता है। ये 4 पॉइंट पढ़ लीजिएगा जरा आप मेरे लिए। डन मैम। डन, बस Yes. स्टार्टर खत्म। ठीक है, तो स्टार्टर का क्वेश्चन आया तो कर लोगे कि स्टार्टर क्यों चाहिए, और डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के ऊपर शॉर्ट नोट लिख लोगे। हाँ। यस ठीक मैम। है, अब लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक से पहले बता दूं, कभी कभी 4 नंबर में ये आ जाता है, स्क्विरल केज और इंडक्शन मोटर के बीच में पॉइंट्स, ये एक बार आ रखा है। ये क्या है? कुछ नहीं करना, स्क्विरल केज और स्लिप रिंग जो है ना, ये टाइप ऑफ रोटर होते हैं। किसी इंडक्शन मोटर में स्क्विरल केज रोटर होता है, किसी में स्लिप रिंग रोटर होता है। वो क्या है, आपको इसका इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्क्विरल केज मोटर एंड स्लिप रिंग मोटर। क्या करना है? कुछ नहीं, कोई 5-6 पॉइंट याद कर लो, हो जाएंगे यार। ये देखो, कंस्ट्रक्शन नहीं याद कर सकते तुम, कॉस्ट नहीं याद कर सकते तुम, कॉपर लॉसेस नहीं याद कर सकते तुम, एफिशिएंसी नहीं याद कर सकते तुम, ये छोटे छोटे तो पॉइंट्स हैं, इनको याद नहीं कर सकते 4-5 को। कर लेंगे मैम। कर ठीक लेंगे। है, ये 5-6 पॉइंट बहुत है, वहीं चेपाना, कुछ करने की जरूरत नहीं, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट टॉपिक पे आती हूँ, टॉर्क स्पीड या टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पिछली बार भी आए थे, ये उससे पिछली बार भी आए थे, ध्यान से सुनो। इनकी है डेरिवेशन, पर हम उस पे नहीं जा रहे, हम इसको स्पीड या टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स आए तो आपको कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहले तो ये बताओ, स्लिप जब 0 होती है, क्या मैंने ठीक लिखा? NR=NS होता है। यस मैम। और स्लिप जब 1 होती है, यानी 100% होती है फ्रैक्शनल स्लिप, तो NR=0 होता है। यस, हाँ।
बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको 5 मिनट के अंदर ये सब बता दूंगी। पहले ही इसको पकड़ती हूँ। जब स्लिप 0 है, NR इज इक्वल टू NS है। अच्छा, पहले ये देखो, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ध्यान से इन्हें देखो। इनको वाई एक्सिस पे क्या है? टॉर्क है। यस, हाँ। कैसा टॉर्क है? परसेंट टॉर्क है। और एक्स एक्सिस पे दो चीजें प्लॉट की हुई हैं, स्पीड ऑफ रोटर NR एंड परसेंट स्लिप। दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। तो जो भी आएगा, टॉर्क स्लिप आएगा या टॉर्क स्पीड आएगा। स्लिप आएगा तो आप स्लिप को बना लेना एक्स एक्सिस पे, स्पीड आएगा तो आप स्पीड को बना लेना एक्स एक्सिस पे। ठीक है ये बात? यस मैम। अच्छा, बढ़िया। अब आप देखिए कि जब स्लिप 0 है यानी NR इज इक्वल टू NS है, इस पॉइंट पे बताओ कोई टॉर्क लगेगा? नहीं। टॉर्क 0। क्यों? क्योंकि NR इज इक्वल टू NS हो गया तो स्लिप 0 हो गई, यानी रिलेटिव स्पीड 0 हो गई, तो फ्लक्स 0, इंड्यूस्ड EMF 0, इंड्यूस्ड करंट 0, तो टॉर्क 0। यस, देखिएगा पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको? NR इज इक्वल टू NS। इस पॉइंट पे NR की वैल्यू क्या है? NS है। स्लिप की वैल्यू क्या है? 0 है। दिखाई दे रहा है? टॉर्क यस मैम। क्या है? 0। डन। यस मैम। दूसरा पॉइंट देखिएगा, जब स्लिप 100% है यानी NR 0 है, यानी रोटर ने अभी मूव करना शुरू ही नहीं किया, तो रोटर पे अभी कोई टॉर्क लगना बाकी है ना? यस। हाँ। तो कुछ टॉर्क तो लगेगा। ये रहा वो टॉर्क। देखिए, जब NR 0 है, स्लिप पूरी 100% है, तो रोटर पे कुछ टॉर्क अभी लगना बाकी है। कुछ टॉर्क लगेगा, अंदाजे से कुछ भी लगा देना। ठीक है? यस मैम। बाकी लोग सुन रहे हैं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब Yes, ma'am. खत्म कर रही हूँ, कम से कम अब तो हाँ बोल दो। हाँ, अब Yes, मैं ma'am. बीच के पॉइंट्स बताऊंगी। जब आप इस एरिया में हो, इस एरिया में, ये कौन सा एरिया है? when NR is almost equal to NS, यानी स्लिप आपकी होगी 90%, 95% ऐसे। when NR is almost equal to NS, उस टाइम पर आपका टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। जब आपकी स्लिप 95% के आसपास है, यानी NR इज ऑलमोस्ट इक्वल टू NS, उस टाइम पर आपका टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। तो कैसी लाइन आएगी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ये देखिए, मैंने लिखा है स्ट्रेट लाइन रीजन। देखिएगा, ये स्ट्रेट लाइन है पूरी। ये गोला जो बनाया है, ये पूरा यहाँ पर पूरी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। क्लियर है ये बात? हाँ। ठीक है। Yes, ma'am. लास्ट पॉइंट ये है कि थ्रू आउट अपने ऑपरेशन के दौरान किसी एक पॉइंट पर तो टॉर्क मैक्स होगा। हाँ। बस ये रहा वो पॉइंट, ब्रेक डाउन टॉर्क। यहाँ टॉर्क मैक्सिमम हो गया। दिखाई दे रहा है? यस मैम। इसे कहते हैं ब्रेक डाउन टॉर्क। तो बेसिकली क्या है ये? जब रोटर चलना भी शुरू होगा तो उस पर कुछ टॉर्क लगेगा। रोटर की स्पीड बढ़ती जा रही है, टॉर्क बढ़ता जा रहा है, एक पॉइंट पे आके टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद अगर आप रोटर की स्पीड बढ़ाओगे तो टॉर्क गिरेगा, और जब रोटर की स्पीड NS हो जाएगी, टॉर्क बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है ये बात? यस मैम। दैट इज इट। दिस इज 3 फेज इंडक्शन मोटर। कोई डाउट किसी को? No, ma'am. ठीक है, ये हो गया 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब मैं आपको दो चीजें बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, दो दो तीन छुटपुट टॉपिक बचे हैं, उनका कुछ नहीं करना, मैं उनकी PDF आपको दूंगी, उसमें कुछ पॉइंट्स अंडरलाइंड है। 4-5 पॉइंट्स कर लोगे बहुत है, मोर देन इनफ। ठीक है ये बात? यस मैम। Yes, बाकी ma'am. मेरी तरफ से आपका कोर्स खत्म है। यूजुअली ये 2-3 टॉपिक हमेशा बच्चे खुद ही करते हैं, उसमें कुछ नहीं समझना,
थ्योरी की 4-5 लाइनें हैं, बस वो देखनी है, दैट इज इट। उस पे शॉर्ट नोट आ जाता है। क्वेश्चन कैसा आता है? शॉर्ट नोट आता है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, आपको केस स्टडी और टेस्ट की नोटिफिकेशन मिल गई है यस हाँ। मैम। कल। यस मैम। देखिएगा केस स्टडी तो हम कल मैं आपको खुद बैठ के खुद बता दूंगी कैसे करना है। आराम से बैठ के केस स्टडी मेरे साथ करना। मैं आपको फेजर्स के बारे में सब बता दूंगी, फेजर बनाना भी बता दूंगी, ठीक है। केस स्टडी उसी समय करके उसी समय सबमिट कर देना लिंक पर, ठीक है ये बात। ओके मैम। Yes, ma'am. तो केस स्टडी आपकी हाथ के हाथ हो गई, कोई हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे। टेस्ट की बात है, टेस्ट आपको बता दिया गया है एमसीक्यू प्लस न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे जैसे अभी आ रहे हैं ना, स्लिप के और इस तरह के, डीसी मोटर के छोटे मोटे न्यूमेरिकल इस तरह, यस और मैम। साथ ही में एमसीक्यू। आप पढ़ो, द मोटिव फॉर टेस्ट इज कि आप बैठ के एक दो बार पढ़ लो, उससे क्या होगा, पेपर के टाइम पे दिक्कत नहीं होगी। अभी प्रेशर लेना सही है, ठीक है। मार्क्स की चिंता मत करना। देखो 10 में से 5 को मैं 10 में से 8 कर सकती हूँ, लेकिन 0 को मैं बढ़ा नहीं सकती, समझ रहे हो। यस मैम। इसीलिए थोड़ी मेहनत कर लेना, ठीक है। दैट्स अबाउट इट फ्रॉम माय साइड। मैम मुझे एक बात पूछनी ये थी। नोट्स, हाँ जी। मैम वाइवा में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो लैब मैनुअल में थे वही?